नमस्कार सभी को। जैसा कि आप जानते हैं हम जियोग्राफी पढ़ रहे थे, जियोग्राफी की सीरीज चल रही थी। उसी सीरीज में आज हमको पढ़ना था चंद्रमा के बारे में। किसके बारे में? चंद्रमा के बारे में। ठीक है। चंदा मामा यानी पृथ्वी का एक उपग्रह। क्या? पृथ्वी का उपग्रह। ठीक है। पृथ्वी का एक ही प्राकृतिक उपग्रह है जिसे हम चंद्रमा कहते हैं। क्या कहते हैं? चंद्रमा कहते हैं। ठीक। उपग्रह क्या होते हैं? तो उपग्रह ग्रह से छोटे होते हैं। क्या होते हैं? ग्रह से छोटे होते हैं। ना ऊष्मा होती है, ना ही ताप होता है। ठीक है। ग्रहों के पास भी ऊष्मा नहीं होती, ना ही ताप होता है। वैसे ही उपग्रहों के पास भी ना ऊष्मा होती है, ना ताप होता है। ये सब निर्भर रहते हैं किस में? अपने नजदीकी तारे में। हमारा नजदीकी तारा क्या है? सूर्य। ठीक है। ग्रहों से छोटे होने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है? उपग्रह कहा जाता है। और छोटा है मतलब अपने से बड़ी चीज का चक्कर लगाएगा, यानी ग्रहों का चक्कर लगाते हैं। चक्कर लगाते हैं। ठीक है। इतनी कंडीशन अगर है तो उसे हम क्या मानते हैं? उपग्रह मानते हैं। ठीक है। लेकिन हमारे भारत में चंद्रमा को सिर्फ उपग्रह ना मानकर बहुत सी क्या मान्यता प्राप्त है। जैसे आप चंदा मामा भी बोलते हैं, करवा चौथ में इसी को प्रतीक मानकर पूजा भी की जाती है। ठीक है ना? क्या की जाती है? प्रतीक मानकर पूजा की जाती है। तो आज हमको इसी चंद्रमा के बारे में पढ़ना है। ठीक है। तो आइए हम शुरू करते हैं अपनी क्लास। चंद्रमा के बारे में क्या क्या बातें हो सकती हैं। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये है आपका चंद्रमा, ये है पृथ्वी और ये है क्या? सूर्य। ठीक है। चंद्रमा की क्या संरचना है, इसको जानने के लिए देश क्या करते हैं? मिशन भेजते हैं। देश क्या करते हैं? मिशन भेजते हैं। उसी के तहत 1959 में अपोलो मिशन भेजा गया था। नासा ने इस मिशन को भेजा था। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, उसने ये मिशन भेजा था, अपोलो मिशन। ठीक है। चांद पर भेजा गया था, यानी चांद की संरचना क्या है, चांद में क्या क्या है, वो सब जानने के लिए भेजा गया मानव रहित क्या था? मिशन था। ठीक है। इस मिशन में नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन संडरलिन, ठीक है, ये दो व्यक्ति, दो साइंटिस्ट, दो अंतरिक्ष यात्री गए थे। ठीक है। सबसे पहले उतरने वाले व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग और उसके कुछ ही क्षणों बाद उतरने वाले व्यक्ति थे एडविन संडरलिन। यानी दूसरे व्यक्ति उतरने वाले कौन थे? एडविन संडरलिन। भारत ने भी चांद की संरचना का पता लगाने के लिए दो बार मिशन भेजा। एक बार चंद्रयान फर्स्ट और दूसरा था चंद्रयान द्वितीय। चंद्रयान द्वितीय को अभी हाल ही में 2019 में भेजा गया था, जो यहां पहुंचने से पहले ही क्या हो गया था? दुर्घटना ग्रस्त हो गया था। ठीक है। दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से ये मिशन जो था वो क्या हो गया था? सफल नहीं हुआ था, असफल हो गया था। असफल हो गया था ये मिशन। ठीक है। इसके अलावा भी कई तैयारियां चल रही हैं मिशन भेजने की, और कई क्या हैं? पूरी हो चुकी हैं। जो पूरी हो गई वो हम बता दिए, जो चल रही हैं वो आगे आपको पता चल जाएगा। अभी भारत चंद्रयान 3 का क्या कर रहा है? तैयारी कर रहा है। ठीक है। आगे देखते हैं कि और क्या क्या हो सकता है चांद के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो जो पृथ्वी पर उल्का पिंड गिरते हैं, पृथ्वी पर क्या होता है? उल्का पिंड गिरते हैं। तो यहां पर भी क्या होता है? जब पृथ्वी मान लीजिए चंद्रमा ऐसे परिक्रमा कर रहा है, तो कभी कभी क्या होता है कि पृथ्वी पर गिरने वाला उल्का पिंड चंद्रमा के बीच में आ जाने से क्या होता है? इसके ऊपर गिर जाता है। तो यहां भी बहुत गड्ढे पाए जाते हैं। ठीक है। उल्का पिंड आपको पिछली क्लास में बता दिए गए थे। ठीक। और जिस स्थान पर, चंद्रमा के जिस स्थान पर ये दोनों व्यक्ति अभी जो हमने बताए, नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन संडरलिन, वो व्यक्ति जहां उतरे थे, वो व्यक्ति क्या हुए थे? जहां उतरे थे उस जगह को क्या कहा जाता है? सी ऑफ ट्रांक्विलिटी। सी ऑफ ट्रांक्विलिटी।
ठीक है, यानी हिंदी में कहें तो शांति का सागर, शांति का सागर। ठीक है, आप जानते हैं पृथ्वी पर भी मैदान पाए जाते हैं, यानी हमारे भारत में ही देखेंगे तो गंगा का मैदान सबसे बड़ा मैदान है। ठीक है, तो यहाँ चांद पर भी एक मैदान है जिसे हम कहते हैं मारिया का मैदान। कौन सा मैदान? मारिया का मैदान। ठीक है, मारिया का मैदान। अब दोस्तों देखिए, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा भी करता है और चंद्रमा अपने अक्ष पर घूमता भी है, यानी इस तरह से घूमते हुए, अपने अक्ष में घूमते हुए वो पृथ्वी की क्या करता है? परिक्रमा करता है। पृथ्वी की परिक्रमा करने में उसे 28 दिन लगते हैं। कितने दिन लगते हैं? 28 दिन लगते हैं। और घूर्णन करने में उसे 24 घंटे लगते हैं, अप्रॉक्स 24 घंटे लगते हैं, जितना टाइम पृथ्वी को लगता है घूर्णन करने में। ठीक है, पृथ्वी का घूर्णन काल और चंद्रमा का घूर्णन काल एक ही है, जिसके कारण जितने समय में हम घूमते हैं उतने समय में ही चंद्रमा भी घूम जाता है, जिसकी वजह से हमें चंद्रमा का सिर्फ आधा भाग, यानी कहें तो 59% ही दिखता है। कितने परसेंट भाग दिखता है? 59% भाग दिखता है। ठीक, तो उसी के आधार पर हम देखते हैं कि चंद्रमा, आप देखते होंगे कि कभी कभी चंद्रमा छोटा दिखता है, कभी बड़ा दिखता है ना? तो वो हमको देखना है कि क्या होती हैं वो चंद्रमा की कलाएं होती है। चंद्रमा की क्या होती हैं? कलाएं होती हैं। जिस जिस तरह से पृथ्वी की ये परिक्रमा करता है तो उसी तरह से क्या होता है? उसका आकार बढ़ता घटता रहता है। ठीक है, हमने कहा कि हमारे ये जो ग्रह है या उपग्रह है, इनके पास खुद की ऊष्मा तो है नहीं, ना ही खुद का ताप है। हम सब किस पे डिपेंड है? ये सूर्य पे डिपेंड है। तो सूर्य की जिस जिस तरह से लाइट पड़ेगी चंद्रमा पे, उस तरह से चंद्रमा क्या दिखाएगा? अपनी कलाएं दिखाएगा, यानी कभी छोटा दिखाई देगा, कभी बड़ा दिखाई देगा। तो वो हम देख लेते हैं कि कब ये किस तरह का दिखता है। ठीक है, तो देखिए, ये हो गई आपकी क्या? पृथ्वी। ये क्या हो गई आपकी? पृथ्वी। यहां है क्या? सन। क्या है? यहां सन है। ठीक है, पृथ्वी को थोड़ा सन के बीचों बीच बना लेते हैं। ये हो गई आपकी पृथ्वी, ये हो गया सन। ठीक है, अब मान लीजिए चंद्रमा यहां से क्या किया? परिक्रमा करना शुरू किया। चंद्रमा यहां से क्या किया? परिक्रमा करना शुरू किया। अब होता क्या है दोस्तों कि ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या आ गया? चंद्रमा। अब जो सूर्य से आने वाली किरणें हैं उसको चंद्रमा का ये वाला भाग क्या कर लिया? रोक लिया। चंद्रमा का ये वाला भाग क्या कर लिया? रोक लिया। अब हम तो यहां से देख रहे हैं तो हमें तो चंद्रमा का ये वाला भाग दिखाई देगा, हमें तो वो तो दिखाई देता ही नहीं है, वो तो उस साइड है, सूर्य साइड। ठीक है, तो क्या होता है? चंद्रमा पूरा काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? दिखता ही नहीं, पूरा काला दिखाई देता है। इस घटना को अमावस्या कहते हैं। इस दिन चांद क्या होता है? काला दिखता है, या दिखता ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि चंद्रमा क्या होता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, जिसके कारण इसके पिछले भाग पर क्या होती हैं? सूर्य की किरणें पड़ती हैं, और हम तो आगे वाला भाग देख रहे हैं तो हमको दिखता नहीं। ठीक है, अब क्या होता है? चंद्रमा एंगल बना के गति करता है, यानी कभी 5 डिग्री ऊपर, कभी 5 डिग्री नीचे। ठीक है, और कभी समतल। तो होता क्या है कि अमावस्या को, ऐसा तो होता है कि काली रात होती है, अमावस्या को क्या होता है? काली रात होती है। लेकिन सूर्य की किरणों को कभी अगर समतल में है तो सूर्य की किरणों को क्या कर लेता है? रोक लेता है, जिसके कारण इस घटना को हम कहते हैं सूर्य ग्रहण। और आप पढ़ते होंगे कि सूर्य ग्रहण कब पड़ता है? जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच, पृथ्वी और सूर्य के बीच में कौन आ जाता है? चंद्रमा आ जाता है। लेकिन एंगल पर डिपेंड करता है, इसीलिए आप देखते होंगे, कभी पढ़ते होंगे आंशिक सूर्य ग्रहण, कभी पढ़ते होंगे पूर्ण सूर्य ग्रहण। ठीक है, तो वो चंद्रमा के मून के किस पे डिपेंड करता है? एंगल पे। उठा हुआ एंगल है या समतल है या झुका हुआ। ठीक है, तो सूर्य ग्रहण हमेशा कब पड़ेगा? अमावस्या के दिन पड़ेगा। अब चंद्रमा इस अक्ष पर घूम रहा है, इस अक्ष पर घूमता है। ठीक है, तो चंद्रमा मान लीजिए यहां आया। कहां आया? यहां आया। अब जो सूर्य की किरणें हैं वो कहां पड़ेंगी? यहां पड़ेंगी।
इस भाग में पड़ेंगी। तो हमें चंद्रमा का सिर्फ इतना भाग दिखाई देता है, कुछ इस तरह से दिखाई देता है चंद्रमा फिर हमें, ठीक है, कुछ इस तरह से हमें क्या होता है, चांद दिखाई देता है। ये नहीं दिखेगा, ये जो डार्क वाला भाग है सिर्फ इतना ही दिखेगा, ठीक। फिर चंद्रमा आया यहाँ, तो यहाँ क्या होगा कि यहाँ सूर्य की किरणें लगभग इतने भाग में पड़ेंगी, तो हमें फिर ये इतना चांद दिखाई देता है, ठीक है। फिर चंद्रमा यहाँ आया, चंद्रमा यहाँ आया, ठीक है, चंद्रमा क्या होगा, यहाँ आया, तो यहाँ चंद्रमा का हमको पूरा भाग तो दिखता नहीं है, दिखता कितने परसेंट है, 59%। तो इस दिन पूरा हमको दिखेगा कितना, 59%। लेकिन हमने जैसा कि कहा कि चंद्रमा कभी एंगल बनाता है, कभी एंगल नहीं बनाता है। तो अगर एंगल नहीं बनाया, बिल्कुल प्लेन है, तो अब क्या होगा, सूर्य से आने वाली किरणें कौन रोक लेगा, पृथ्वी। सूर्य से आने वाली, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। अगर आप ये फेज समझ गए तो आप समझ जाएंगे कब क्या होगा, कब ईद का चांद आएगा या कब ग्रहण पड़ेगा, ठीक है। अगर ये समतल है, बिल्कुल ऐसे प्लेन में है, तो क्या हुआ, यहां से सूर्य की किरणें निकली, बीच में पृथ्वी ने उसको रोक लिया, बीच में पृथ्वी ने उसको रोक लिया, तो चंद्रमा के पास तो जा ही नहीं पाई किरणें। अब चंद्रमा का ना खुद की ऊष्मा है, ना खुद का ताप है, वो किस पे डिपेंड था, सूर्य पे। सूर्य की किरणों को पृथ्वी रोक ली, अब चंद्रमा के पास किरणें आई नहीं। तो जब समतल होता है तब क्या होता है, चंद्र ग्रहण पड़ता है। चंद्र ग्रहण कब पड़ता है, जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है, ठीक है। तो चंद्र ग्रहण, इस घटना को बोलते हैं पूर्णिमा। क्या बोलते हैं, पूर्णिमा। और अगर पूर्णिमा के दिन समतल वाली स्थिति बन जाती है तो उसी दिन पड़ेगा क्या, चंद्र ग्रहण। तो चंद्र ग्रहण हमेशा कब पड़ेगा, पूर्णिमा के दिन, और सूर्य ग्रहण हमेशा कब पड़ेगा, अमावस्या के दिन, ठीक है। फिर आगे आएंगे आप, तो यहां पास जब चांद पहुंचेगा तो सेम ये वाला हिस्सा आपको दिखेगा, ये पिछला हिस्सा आपको दिखेगा नहीं। तो चंद्रमा कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है, ये अंदर का पार्ट दिखाई देगा। फिर आप आए यहाँ, आप आए कहाँ, यहाँ, तो अब यहाँ भी ये इतना भाग दिखेगा, ठीक है। तो इसे बोलते हैं चंद्रमा की क्या, कलाएं, कभी छोटा, कभी आधा, कभी पूरा, ठीक है। इस तरह से चंद्रमा क्या करता है, कलाएं दिखाता है। और चंद्रमा की तरह ही बुध और शुक्र भी कलाएं दिखाते हैं, बुध और शुक्र। इसीलिए पूछा भी जाता है प्रश्न कि चंद्रमा की तरह कलाएं कौन दिखाता है, तो आप आंसर लगाते हैं बुध, क्योंकि हर जगह पे बुध ही लिया जाता है। दिखाते तो दोनों हैं, दिखाते दोनों हैं, ठीक है, क्लियर रहना है। लेकिन आपको इंपॉर्टेंस किसको देना है, बुध ग्रह को, ठीक है। तो ये होती हैं फेज ऑफ क्या, मून, फेजेज ऑफ मून, चंद्रमा की कलाएं, ठीक है। पूर्णिमा के दिन ही हमेशा क्या होगा, चंद्र ग्रहण पड़ेगा, और इस दिन ही आपको 59% अधिकतम चंद्रमा दिखता है। बाकी दिन ये घटता जाता है, अमावस्या के दिन दिखता ही नहीं, ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं, कुछ टर्म्स हैं, कौन कौन सी है, उपभू, अपभू, युति, वियुति और सिजगी। क्या, सिजगी। ये 5 टर्म आप बड़े ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ये है आपकी पृथ्वी, यानी भू यानी भूमि आपको मिल गई। भूमि क्या मिल गई, आपको मिल गई, यानी पृथ्वी अर्थात भूमि आपको मिल गई, ठीक है। हमने कहा कि चंद्रमा क्या करता है, पृथ्वी की परिक्रमा करता है। चंद्रमा क्या करता है, पृथ्वी की परिक्रमा। और सभी जो खगोलीय पिंड हैं वो दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में परिक्रमा करते हैं। कौन से मार्ग में, दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में, जिसमें ये माइनर एक्सिस होती है और ये मेजर एक्सिस होती है। यानी ये बड़ा होता है, ये छोटा होता है, ठीक है। तो चंद्रमा यहां से गति करना प्रारंभ किया, यहां आया, फिर यहां आया, फिर यहां आया, फिर वहां चला, ठीक है। अब आप नोटिस करिए, तो यहां से चंद्रमा की दूरी ज्यादा होगी और यहां पे कम होगी, यहां पे कम होगी, यहां पे क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये दोनों कंडीशन होती हैं जब पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी अधिकतम होती है। जब पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी क्या होती है, अधिकतम होती है, उसे ही हम कहते हैं अपभू, अधिकतम दूरी। इसको अधिकतम दूरी, जैसे अप को क्या बोलते हैं, अप क्या होता है, ऊपर जाना,
बढ़ना घटना बढ़ना होता है, ठीक है। तो अब ये दूरी क्या हुई, बढ़ गई, ठीक है, ऊपर चली गई, दूरी का लेवल क्या हो गया, ऊपर चला गया। उपभू, आप देखते होंगे सरपंच के आगे क्या लगाए, उप सरपंच लगाए, छोटा पद हो गया, ठीक है। जिलाधीश के आगे उप जिलाधीश लगाओगे, उप लगा दोगे, उप उपसर्ग लगा दोगे, छोटा पद हो गया, ठीक है। तो उप लगाने से क्या होता है, पद घट जाता है। तो दूरी जब घट जाए चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की, उसे हम कहते हैं उपभू, यानी न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी, ठीक है। अब हम बताइए, ये तो पृथ्वी की कर रहा है परिक्रमा, चंद्रमा क्या कर रहा है, पृथ्वी की परिक्रमा, लेकिन पृथ्वी क्या कर रही है, सूर्य की परिक्रमा। पृथ्वी क्या कर रही है, सूर्य की परिक्रमा। तो यहां देखिए, अगर यहाँ पे सूर्य ले लिया जाए, पृथ्वी इस तरह से क्या कर रही हो, परिक्रमा कर रही हो, तो अब देखिए ये सूर्य है, ये वाली दूरी ज्यादा हो गई और ये वाली दूरी कम हो गई सूर्य से चंद्रमा की। तो जो सूर्य से चंद्रमा की कम दूरी होगी वो कहलाती है क्या, युति। वो क्या कहलाती है, युति। और जब सूर्य की चंद्रमा से दूरी अधिकतम होगी तो वो क्या कहलाती है, वियुति, ठीक है। अधिकतम दूरी, अधिकतम और न्यूनतम किसकी किसकी, सूर्य की चंद्रमा से, सूर्य की किससे, चंद्रमा से, ठीक है। युति की कंडीशन में क्या होता है कि देखिए सूर्य और चंद्रमा दोनों एक पास में आ गए। अब क्या हुआ, सूर्य का भी गुरुत्वाकर्षण है, चंद्रमा का भी गुरुत्वाकर्षण है, तो ये दोनों अपने गुरुत्वाकर्षण से क्या करते हैं, पृथ्वी को खींचने लगते हैं। अब पृथ्वी में आप सभी जानते हैं 71% क्या है, जल। भूमि तो 100 किलोमीटर की प्लेट है, उसको तो आसानी से कोई खींच नहीं सकता, लेकिन जल जो कि भूमि पर सर्वाधिक है वो क्या होता है, खिंचता है। वो क्या होता है, खिंचता है। इस खिंचने के दौरान इस घटना को हम बोलते हैं ज्वार भाटा। ज्वार भाटा क्या होता है, जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण लगा के जल को क्या करते हैं, खींचते हैं। तो ज्वार भाटा आता है, मतलब पानी की सतह ऊपर उठती है। अब ये देखिए, ये पानी है, ठीक है। अगर एक जगह से सतह ऊपर उठेगी तो दूसरे जगह से सतह क्या होगी, नीचे आएगी। तो सतह का उठना कहलाता है ज्वार और सतह का घटना कहलाता है भाटा। तो युति की कंडीशन में बहुत ही भयानक विकराल रूप से क्या आते हैं, ज्वार और भाटा, जब सूर्य और चंद्रमा की दूरी न्यूनतम होती है, क्योंकि तब दोनों की ज्वारीय शक्ति, गुरुत्वाकर्षण बल एक साथ पृथ्वी पर काम करता है। तो इस दिन बहुत ही भयानक क्या आते हैं, ज्वार भाटे आते हैं। बाकी ज्वार भाटे आपको अलग से, जब ज्वार भाटा टॉपिक आएगा तब अलग से अच्छे से बता दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, हमने चंद्रमा तो पढ़ लिया, तो चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई इसको भी जान लेते हैं। चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो एक चीज छूट गई है दोस्तों, सिजगी। क्या छूट गई है, सिजगी। ये क्या होती है, तो देखिए मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये सूर्य है, ये चंद्रमा है। अब आप देखेंगे तीनों क्या हैं, एक ही प्लेन में उपस्थित हैं, एक ही प्लेन में उपस्थित हैं। तो इस घटना को क्या कहा जाता है, सिजगी। क्या कहा जाता है, सिजगी। अब दोस्तों देखेंगे कि यहाँ भी तो अगर चंद्रमा जब ऐसे घूमता है तो कभी तो चंद्रमा यहाँ भी आएगा, तो ये भी तो एक प्लेन ही हुआ ना, ये भी क्या हुआ, एक प्लेन हुआ, ठीक है। लेकिन अगर एंगल 90 डिग्री बन जाता है तो वो घटना सिजगी नहीं कहलाती है, वो घटना सिजगी नहीं कहलाती है, ठीक है। एक ही प्लेन पर उपस्थित हो ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन एंगल 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। इस घटना को हम बोलते हैं सिजगी, ठीक है। और इसी से फिर वो 5 डिग्री ऊपर अगर मान लेते हैं, ये 5 डिग्री क्या हो जाए, जो हमने अभी बताया था कि चंद्रमा कभी 5 डिग्री ऊपर जाता है, कभी 5 डिग्री नीचे, तो उसी के दौरान सिजगी की ये वाली कंडीशन 90 डिग्री का एंगल खत्म हो जाएगा, तो फिर वो एक ही प्लेन में माना जाएगा, ठीक है। बस एंगल 90 डिग्री ना हो, उससे कम हो, उससे ज्यादा हो, चलिए, ठीक है। चलिए देखते हैं चंद्रमा की उत्पत्ति। उत्पत्ति 3 सिद्धांत दिए गए, कितने सिद्धांत, 3। एक को कहते हैं कैप्चर थ्योरी। कौन सी थ्योरी, कैप्चर थ्योरी, ठीक है। ये क्या कहती है कि चंद्रमा की जो उत्पत्ति है वो कहीं और हुई है, क्या हुई है, कहीं और हुई है, ठीक है।
लेकिन पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण अधिक था, जिसके कारण चंद्रमा उसकी क्या करने लगा, परिक्रमा करने लगा। ठीक है, ये कौन कहता है, कैप्चर थ्योरी, कि चंद्रमा की उत्पत्ति कहीं और हुई, लेकिन पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण वो उसकी क्या करने लगा, परिक्रमा करने लगा। ठीक है, दूसरी है को फॉर्मेशन थ्योरी। ठीक है, ये क्या कहती है कि चंद्रमा और पृथ्वी की उत्पत्ति एक साथ ही हुई। और कैसे हुई, कि जब मंगल ग्रह के आकार के दो पिंड टकराए, मंगल ग्रह के आकार के दो पिंड टकराए तो क्या हुआ, पृथ्वी बनी, अर्थ बनी और मून बना। क्या बना, मून बना। ठीक है, ये दो थी क्या, थ्योरी। तीसरी क्या है, तीसरी क्या है, गेंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस, ये हाइपोथेसिस का मतलब होता है परिकल्पना। क्या होता है, परिकल्पना। ये कहती है, ये क्या कहता है कि पृथ्वी से शुरुआती, पृथ्वी का जब आरंभिक दौर था, पृथ्वी जब गर्म थी, उस समय पे क्या हुआ, पृथ्वी से कोई पिंड आके टकरा गया। अब पिंड आके टकराया तो पृथ्वी का कुछ हिस्सा टूट गया, जिससे क्या बना, चंद्रमा बना। जिससे क्या हुआ, चंद्रमा बना। यानी ये अगर पृथ्वी है, पृथ्वी का ही मान लीजिए ये हिस्सा टूटा और क्या बन गया, मून बन गया। क्या बन गया, मून बन गया। लेकिन इन दोनों थ्योरी में देखेंगे, दोनों ही कहते हैं कि पृथ्वी से किसकी उत्पत्ति हुई, चंद्रमा से उत्पत्ति हुई। लेकिन सेम वही जो आपको ग्रहों के टाइम पर बताए थे कि सिद्ध नहीं होता कि मून की जो संरचना है वो पृथ्वी से कहीं से भी मेल खाती हो। ठीक है, तो ये दोनों हाइपोथेसिस ही हैं। थोड़ा बहुत इसको मान्यता प्राप्त है, क्योंकि ये तो सीधे बोल रहा है कहीं और भी है उत्पत्ति। कहाँ हुई है, चंद्रमा की उत्पत्ति ही कहीं और हुई है। ठीक है, अच्छा एक चीज है जो हमने आपको बताया कि पूर्णिमा होती है। ठीक है, पूर्णिमा के बारे में है ना, हमने आपको बताया कि पृथ्वी परिक्रमा, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कितने दिन में करता है, 28 दिन में। हमने आपको ये सर्कल बना के भी बताया। ठीक है, यहाँ अमावस से पूर्णिमा तक आने में 14 दिन, और पूर्णिमा से अमावस तक जाने में 14 दिन लगाता है चंद्रमा। ठीक है, तो हमारे यहाँ के जो कैलेंडर, हिंदू कैलेंडर होते हैं, वो कितने दिन के होते हैं, 28 दिन। और जो मुस्लिमों का हिजरी संवत भी होता है, वो कितने दिन का होता है, 28 दिन। जबकि आप ग्रेगोरियन कैलेंडर की बात करेंगे तो ये सूर्य पर आधारित है। किस पर आधारित है, सूर्य पर आधारित है ग्रेगोरियन कैलेंडर। तो यहाँ कभी 28 दिन का मंथ, कभी 30 दिन का, कभी 31 दिन का। तो होता क्या है, हमारे दिन तो इसी हिसाब से चल रहे हैं, चाहे हमारा हो चाहे मुस्लिम का हो। तो इस कैलेंडर में क्या होता है, डेट आगे बढ़ते जाती है। इसलिए आप देखते होंगे कभी दिवाली या कोई भी फेस्टिवल कभी मंथ के लास्ट में होगा, कभी मंथ के फर्स्ट में होगा, कभी बीच में होगा। ठीक है, डेट क्या होती है, आगे पीछे बढ़ती रहती है। मुस्लिमों में तो सीधे के सीधे मंथ ही आगे बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि हम क्या करते हैं कि जब ऐसा होता है, बार बार ऐसा हुआ, फिर क्या करते हैं हम, एक मास अलग से जोड़ देते हैं, एक माह अलग से जोड़ देते हैं, तो वो क्या होती है, डेट वापस पीछे हो जाती है। यानी जितना आगे बढ़ा वो क्या हुआ, पीछे चला गया। जैसे 30 से 1 तक, 2 3 तक हम पहुंचे, वापस एक मंथ जोड़ दिए तो कहाँ पहुंच गए, वापस 28 दिन जोड़ दिए, वापस पहुंच गए यहाँ। तो हमारे यहाँ देखते होंगे आप, कभी कभी कार्तिक माह 2 बार पड़ जाता है, कभी अगहन, कोई भी माह क्या होता है, 2 माह का हो जाता है। ठीक है, लेकिन मुस्लिमों में ऐसा नहीं है, वहाँ 28 दिन मतलब 28 दिन ही है। इसलिए उनका जो रमजान का त्यौहार है, कभी दिसंबर में मनाया जाता था, अब जनवरी में मनाया जाता है, आगे फिर पता नहीं कब मनाया जाएगा। यानी उनकी डेट क्या होती है, पूरे साल भर आगे पीछे घटती बढ़ती रहती है। ये दोनों ही कैलेंडर किस पर आधारित हैं, चंद्रमा पर आधारित है। अब इसके होने से क्या होता है कि 28 दिन का क्या हुआ, मंथ हुआ। तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे देखिए 2 तारीख को आज क्या पड़ गई, पूर्णिमा पड़ गई। 2 तारीख को क्या हो गई, पूर्णिमा पड़ गई। मान लेते हैं 2 तारीख को हो गई पूर्णिमा। अब 28 दिन बाद आना है पूर्णिमा, यानी 30 तारीख को आ जाएगी दूसरी पूर्णिमा। कौन सी पूर्णिमा, दूसरी पूर्णिमा। तो आप देखेंगे कि एक ही माह में कितनी पूर्णिमा पड़ गई, 2। तो इस घटना को कहते हैं, यानी ये जो दूसरी पूर्णिमा होगी, जो दूसरी पूर्णिमा होगी, इसको बोला जाएगा ब्लू मून। क्या बोला जाएगा, ब्लू मून।
ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो इतनी बातें आपको याद रखनी है चंद्रमा के बारे में। अगली क्लास में हम पृथ्वी के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।